बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएस बाय फजल रेट हेल्थ साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 14 का आगाज़ करते हैं। तो लेसन नंबर 14 का नाम है फैक्टर्स दैट लीड्स टू स्ट्रेसफुल अप्राइजल। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स आपको बताए गए हैं कि जो स्ट्रेस में ना इजाफा करते हैं, स्ट्रेसफुल बनाते हैं। तो दो तरह के जो अप्राइजिंग इवेंट्स होते हैं जो स्ट्रेसफुल में इजाफा करते हैं और स्ट्रेसफुल पे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर वन पे है पर्सनल फैक्टर्स और नंबर टू पे है सिचुएशनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। एक एग्जांपल है सेल्फ एस्टीम को लेकर। वो लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो ज़्यादा चांस उनके ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को ना इनफ समझते हैं और ताकि ना डिमांड्स को ना मीट कर सकें। अगर वो किसी इवेंट्स को स्ट्रेसफुल समझते हैं तो उसे ना चैलेंजिंग भी समझते हैं, ना कि थ्रेट मतलब के खतरे वाला नहीं समझते। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मोटिवेशन से रिलेटेड। जितना ज़्यादा एक गोल इंपॉर्टेंट होगा ना उतना ज़्यादा ना स्ट्रेस वो पर्सन को ना महसूस होगा। अगर वो गोल थ्रेटेड होगा, नुकसानदेह होगा तो एक और एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एल्बर्ट एलिस ने भी बिलीफ सिस्टम को लेकर दी थी। तो एल्बर्ट एलिस ने कहा था कि लोगों के पास कई दफ़ा ना इरेशनल बिलीव्स होते हैं जो उनके स्ट्रेस में ना इजाफा करते हैं। जैसे कि एक बिलीफ ये हो सकता है कि मुझे एक सेफ, कंफर्टेबल और सेटिस्फाइंग ज़िंदगी चाहिए और अगर मेरी ज़िंदगी ये ना होगी तो मैं अनबियरेबल मेरी जो होगी वो ज़िंदगी और मैं बिल्कुल खुश नहीं हो सकता। ऐसे बिलीफ्स ना रखने वाला इंसान हर छोटी-छोटी इनकन्वीनियंस को ना हार्मफुल या थ्रेटनिंग समझता है। सिचुएशन फैक्टर्स में जो है ना अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ना सिचुएशंस है जो स्ट्रेसफुल होती हैं। पहले फैक्टर्स ये है कि वो इवेंट्स जिनमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड्स होती हैं और जो इमिनेंट होती हैं। उन्हें ना लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट से कल सर्जरी करवाने वाला है तो उसे ना ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू उस पेशेंट्स के जो अगले हफ्ते अपना ना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाने आने लगा है। तो अब लाइफ ट्रांजिशंस में भी स्ट्रेसफुल होती है। अब ज़िंदगी में ना कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो एक फेज़ से ना दूसरे फेज़ में ना ले जाते हैं और ये न्यू डिमांड्स और चेंजेस ला सकते हैं। ये इवेंट्स से ट्रांजिशंस कहलाते हैं, जैसे कि डे केयर या स्कूल स्टार्ट करना, जो है वो कम्युनिटी ज्वाइन करना, या मॉर्निंग जो होती है वो मूविंग जो होती है वो, या कैरियर स्टार्ट करना, शादी करना, पेरेंट्स बनाना, स्पाउस के डिवोर्स या डेथ से खोना और कैरियर से रिटायर होना। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट बनना या पेरेंट जो है वो पैदाइश से पहले और बाद दोनों वक्त में ना स्ट्रेसफुल हो सकता है। पैदाइश से पहले ना जो पहले स्ट्रेसर्स में ना प्रेगनेंसी के ना साइकोलॉजिस्ट बर्डन और हेल्थ कंसर्न्स में ना इसको कंक्लूड करते हैं और बर्थ के बाद मतलब कि पैदाइश के बाद जो है स्ट्रेसर लाइफस्टाइल में ना चेंजेस आती हैं और अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इंटरप्टेड स्लीप में ना ये शामिल होती हैं। इसके अलावा लाइफ ट्रांजिशंस की जो टाइमिंग भी जो है ना वो स्ट्रेस को ना अफेक्ट करती है। कुछ इवेंट्स है जैसे कि शादी और रिटायरमेंट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़िंदगी के एक स्पेसिफिक वक़्त पर ना होनी चाहिए। अगर ये इवेंट्स एक्सपेक्टेड पे ना हो ना तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मतलब क्या लाइफ ट्रांज़िशंस की जो टाइमिंग है उसको सेट करना है कि मैं 10 साल में ये करूँगा, 5 साल में ये करूँगा। तो ये आपको ना स्ट्रेस में ना आपका इज़ाफ़ा कर सकते हैं कि अगर आपको 10 साल में ये चीज़ चीज़ जो वो टारगेट आपने जो सेट किया वो अचीव ना हो। जैसे कि एक 40 साल की औरत जो पहली दफ़ा माँ बन रही होती है ना, उसे उसे जो है ना उसे लग सकता है कि वो अपनी पीयर से ना डिफरेंट है। इस तरह अगर कोई इंसान अपने कैरियर लेट स्टार्ट करता है या कॉलेज लेट ग्रेजुएट करता है ना तो उसे ये लग सकता है कि वो फेल हो जाएगा और ये स्ट्रेस ना काज करते हैं उसकी लाइफ में। एम्बिग्यूटी जो है ना यानी कि लैक ऑफ क्लैरिटी भी ना स्ट्रेस को ना बढ़ा सकती है। रोल एम्बिग्यूटी ना तब स्टार्ट होती है जब किसी शख्स के टास्क या फंक्शंस के बारे में ना अनक्लियर या कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि काम पे ना अनक्लियर गाइडेंस या स्टैंडर्ड्स, तो इंसान को ना स्ट्रेस महसूस होते हैं। और ये आपकी ना जो स्टडी कर रहे हैं ना साइकोलॉजी की, जिनको साइकोलॉजी का इल्म नहीं होता तो उनको ना शुरू में उस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ना एम्बिग्यूटी जो स्ट्रेस है ना ये होता है। तो इसमें मैं आता हूँ इस टॉपिक की तरफ दोबारा। जैसे कि काम पे ना अनक्लियर गाइडेंस या स्टैंडर्ड्स हो तो ना इंसान को ना स्ट्रेस महसूस होता है क्योंकि ना वो श्योर नहीं होते
उसे ना क्या करना चाहिए। हार्मफुल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि किसी डैमेज या रिसोर्स की ना अवेलेबिलिटी क्लियर नहीं होती। यह स्ट्रेस का ना असर इस स्ट्रेस का ना असर हैवली पर्सन की पर्सनैलिटी और बिलीव्स पर डिपेंड करता है। एक इंसान जो सीरियसली इल है और उसकी जिसकी ना रिकवरी चांसेस अनक्लियर है, वो एम्बिग्यूटी से ना होप निकाल सकता है, जब कि दूसरा इंसान ये समझ सकता है कि वो लोग जानबूझकर ना अनक्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ना प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इसके अलावा जो है वो प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया या प्रोग्नोसिस जो है वो बुरा है। इसके अलावा जो है एक और फैक्टर्स जो स्ट्रेस को ना इन्फ्लुएंस करता है वो है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ दी सिचुएशंस है। कुछ इवेंट्स है हर तरह से ना अनडिज़ायरेबल होते हैं, जैसे कि जैसे कि घर को आग लग जाना। दूसरा इवेंट्स डिज़ायरेबल होता है जैसे कि घर बेचना। लेकिन चाहे घर बेचे या आग लग जाए, दोनों स्ट्रेसफुल हो सकते हैं क्योंकि ना दोनों केसेस में ना डिमांड्स होती हैं जो इंडिविजुअल्स के रिसोर्सेज को एक्सीड कर सकती हैं। लोग यूजुअली ना अनडिजायबल इवेंट्स को ना डिजायबल इवेंट्स से ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल अप्राइज करते हैं। एक और चीज़ जो स्ट्रेस अप्राइज को ना अफेक्ट करती है वो है कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि इंसान के पास ना हकीकी या परसीव्ड एबिलिटी होती है स्ट्रेस को ना मॉडिफाई या टर्मिनेट करने की। लोग ना अनकंट्रोलेबल इवेंट्स जो होते हैं ना अनकंट्रोलेबल इवेंट्स को ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल समझते हैं एज कम्पेयर टू कंट्रोलेबल इवेंट्स के, चाहे वो कुछ करना करे या ना करे। कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक है बिहेवियल और दूसरा है कोग्निटिव। कोग्निटिव बिहेवियल कंट्रोल में होता है कि किसी एक्शंस के ना थ्रू इवेंट्स के ना इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप के हेड में ना पेन होता है, हेडिक जो है, और आपके ना पास उसे ना कम करने का कोई तरीका हो, तो आप ना हेडिक को ना उतना स्ट्रेसफुल नहीं समझोगे जितना कि आप समझते हो। अगर आपके पास ये कंट्रोल ना हो तो फिर आप ना होता तो फिर आप स्ट्रेसफुल उसको समझते हैं। कोग्निटिव कंट्रोल में ये होता है कि कोग्निटिव कंट्रोल में ना हम मेंटल स्ट्रेटजीज यूज करके ना इवेंट्स इवेंट्स को इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, जैसे कि टेंशन्स का स्ट्रेसर से डिस्ट्रैक्ट करना या कोई प्लान बनाना ताकि ना प्रॉब्लम को ना ओवरकम किया जा सके। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस में होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रेस को स्टडी करते हैं या थेरेपी देते हैं ना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, वो ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेसर फ्रीक्वेंट, इंटेंस और लंबा होता है ना, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस इंसान महसूस करता है। रिसर्च ने ना ये इस थ्योरी के लिए स्पोर्ट में कुछ इस तरह से कहा है कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रेसर ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेन पैदा करता है। बहुत लोग ना क्रोनिक स्ट्रेस का ना शिकार होते हैं, यानी ना उनके स्ट्रेसर ना बहुत अक्सर आता रहता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, किस टाइप का, तो क्रोनिक स्ट्रेस। और ये जो अगर वो बहुत लंबा ड्यूरेशन तक रहे ना तो क्रोनिक स्ट्रेस ना वाले जो लोग होते हैं वो इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में ना आते रहते हैं, तो ज़्यादा आसानी से ना कोल्ड या फ्लू का शिकार हो जाते हैं। बायोसाइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में कुछ इस तरह से बताया गया है कि स्ट्रेसर इंसान के बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम को स्ट्रेन करता है। अब हम स्ट्रेस के ना बायोसाइकोसोशल रिएक्शंस को ज़्यादा डिटेल में ना देखते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में कुछ इस तरह से बताया गया है कि अगर आपने ना कोई बहुत जो है ना वो डरावना इवेंट से फेस किया, जैसे कि एक एक्सीडेंट या इमरजेंसी, तो आपने ना साइकोलॉजिकल रिएक्शंस महसूस किया होगा, जैसे कि आपका हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट ना फौरन से ना तेज़ हो जाता है और थोड़ी देर बाद ना आपके ना स्केलेटन मसल्स स्पेशली आपके आर्म्स और लेग्स ना कांपने शुरू कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ना बॉडी अपनी ना डिफेंस करने के लिए ना रेडी होती है। ये प्रोसेस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। जब इमरजेंसी गुजर जाती है तो अरोजल वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा इस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की इसे ना साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ना रिएक्टिविटी कहते हैं, जब हमारा सब कुछ ये हो रहा होता है। इसे ना मेजर करने के लिए ना तरीके ये हैं कि बेस लाइन रिएक्टिंग ऑफ अरोजल से ना कंपेयर किया जाए, तो तभी हम ना पता लगा सकते हैं कि रिएक्टिविटी कितनी है। क्रोनिक स्ट्रेस वाले ना लोग में जब स्ट्रेस आता है ना तो उनकी ना रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और उनका ना अरोजल नॉर्मल होने में ना ज़्यादा टाइम लेता है। 1929 में ना वाल्टर कैने ने ना इस बात को ना एक्सप्लेन करने के लिए ना बॉडी इमरजेंसी में ना कैसे रिएक्ट करती है, इन्होंने रिसर्च की। कैने ने ना रिएक्शंस को ना इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको ना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का नाम दिया है। इसमें ना होता ही है कि बॉडी या तो थ्रेट का सामना करती है तो वो फाइट में होती है, और जब वो भाग रही होती है बॉडी रिएक्शंस में तो वो फ्लाइट का मुंह में होती है।
तो जब डेंजर का ना एहसास होता है ना तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ना एड्रेनल ग्लैंड्स को ना स्टिमुलेट्स करता है ताकि ना वो एन एन एपिनेफ्राइन्स रिलीज करे जो बॉडी को ना अरोज करता है। कहने ने कहा कि अरोजल जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असरात डाल सकते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यूजफुल होते हैं क्योंकि ना वो हमारे डेंजर से ना जल्दी रिएक्ट करने में ना मदद करते हैं। लेकिन अगर ये अरोजल लंबे अरसे तक चलते रहते हैं ना तो ये हेल्थ के लिए ना नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब स्ट्रेस लंबे अरसे तक चलता है तो बॉडी क्या जो है बॉडी है ना वो क्या उसके साथ क्या होता है। हैंस सेलर ने ना ये क्वेश्चन से स्टडी किया था कि बॉडी के साथ क्या होता है। उन्हें ना लेबोरेटरी में ना एनिमल्स के डिफरेंट स्ट्रेस जैसे कि हाई लो टेम्परेचर एक्सरे इंसुलिन इंजेक्शन और एक्सरसाइज दिए लंबे ड्यूरेशन के लिए। और उन्होंने ना लोगों को भी ऑब्जर्व किया कि जो जिनके ना बीमारी की वजह से ना स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इस रिसर्च से ना उन्होंने डिस्कवर किया कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिर्फ पहले रिएक्शन से होता है। जब स्ट्रेस लॉन्ग लास्टिंग हो तो बॉडी और भी रिएक्शंस करती है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस को ना उन्होंने ना जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का नाम दिया है। और ये अब्रिविएशन जो है पेपर प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 पे है अलार्म स्टेजेस। अलार्म स्टेजेस में ना जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में का पहला जो स्टेज होती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरह होती है। इसका फंक्शंस बॉडी के ना रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। अलार्म रिएक्शंस के बिल्कुल शुरू में ना अरोजल जैसे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ना नीचे चले जाता है लेकिन फिर रैपिडली नॉर्मल से ना ऊपर चले जाता है। ये इंक्रीजिंग जो होता है ना वो अरोजल होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस की वजह से। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ना ट्रिगर करता है कि वो ना एटीसीएच रिलीज करे जो एड्रेनल ग्लैंड्स को ना एपिफ्राइन्स नॉरफ्राइन्स और कोर्टिसोल रिलीज करने के लिए ना स्टिमुलस करता है। इस स्टेज के ना एंड तक ना बॉडी पूरी तरह से ना स्ट्रेस को ना मुकाबला करने के लिए ना रेडी होती है। लेकिन बॉडी इस इंटेंस अरोजल के ना बहुत देर तक मेंटेन नहीं कर सकती। कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत इंटेंस स्ट्रेसर का कंटिन्यूस और अनरिलीव्ड अलार्म रिएक्शंस फेस करते हैं वो कुछ घंटों या दिनों में ना मर जाते हैं। स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में बताया गया कि अगर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस कंटिन्यू करता है लेकिन इतना सवेयर नहीं होता मौत के सबब बनने का तो साइकोलॉजिकल रिएक्शन से रेजिस्टेंस स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में ना बॉडी स्ट्रेसर से ना अडेप्ट करने की कोशिश करती है। साइकोलॉजिकल अरोजल थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी नॉर्मल से ना ज़्यादा रहता है। और बॉडी एड्रेनल ग्लैंड से ना रिलीज होने वाले ना हार्मोन्स को ना रिप्लेस करती है। इस कंटिन्यूस साइकोलॉजिकल अरोजल के बावजूद ऑर्गेनिज्म बाहर से ना स्ट्रेस के ज़्यादा साइंस नहीं दिखाती। लेकिन इन न्यू स्ट्रेसर्स का ना मुकाबला करने की एबिलिटी लॉन्ग टर्म में इम्पेयर्ड हो जाती है। स्टडी के मुताबिक जो है ना इस इम्पेयरमेंट का ना नतीजा ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स के ना हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिन्हें ना उन्होंने डिजीज ऑफ एडेप्टेशन का जो है वो नाम दिया है। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में ना अल्सर हाई ब्लड प्रेशर अस्थमा और इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन से रिलेटेड बीमारियां शामिल हैं। तो डिजीज ऑफ एडेप्टेशन में किस किस्म की बीमारियां शामिल है पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ एग्जॉशन में बताया गया कि अगर स्वेयरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म या रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल अरोजल होते हैं ना तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे ना इम्यून सिस्टम ना कमज़ोर हो जाता है और बॉडी की इमरजेंसी रिजर्व ना ख़त्म हो जाती है। जब जब तक के रेजिस्टेंस बहुत कमज़ोर हो जाए इस पॉइंट पर ना एग्जॉशन स्टेज शुरू हो जाती है। अगर स्ट्रेस लगातार रहे तो डिजीज़ और इंटरनल ऑर्गन्स के ना डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मौत भी हो सकती है। दो चीज़ें जो है वो गैस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ना सपोर्ट करती हैं। पहली जो है वो ये कि पहली जो स्टेज है उसमें बताया गया कि पहली स्टेज में दो तरह से जैसे कि मैं बता रहा था कि दो चीज़ें ना गैस को ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट को ना सपोर्ट करती है। पहली ये कि पहली ये कि जो लोग कंटिन्यूसली हाई स्ट्रेस फेस करते हैं वो स्ट्रेसर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से दिखाते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले में क्रॉनिक स्ट्रेस वाले लोग ना स्ट्रेसर का सामना ब्लड प्रेशर के ज़्यादा इंक्रीज और इम्यून फंक्शंस के ज़्यादा डिक्रीज से ना करते हैं। दूसरी बात यह है कि बार बार इंटेंस स्ट्रेसर से ना अडेप्ट करना बॉडी के लिए ना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टूल लेता है जो वक्त के साथ इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को ना एलोस्टिक लोड कहते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस की ना स्टडीज ने कंफर्म किया है कि हाई अलोस्टोलिक जो है ना लोड पुअर हेल्थ से ना रिलेटेड है बच्चों और बड़ों में।
इसके अलावा जो है वो डू ऑल स्ट्रेसर्स प्रोड्यूस द सेम फिजिकल रिएक्शंस। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि बहुत सारी स्टडीज ने ना ये दिखाया कि डिफरेंट से टाइप्स के ना स्ट्रेसर एड्रेनल ग्लैंड्स से ना हार्मोन्स के ज़्यादा रिलीज करते हैं। जो स्ट्रेसर में ना कोल्ड टेम्परेचर, नॉइस, पेन, एथलिक कंपटीशन, फेलियर्स एग्जाम से, फ्लाइंग इन एयरप्लेन और क्राउडेड सिचुएशन में शामिल होते हैं। 1956 में ना सले का मानना यह था कि गैस स्ट्रेसर के टाइप्स ना रिलेटेड नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस गैस डिजायबल करती है ना वो हर किस्म के ना स्ट्रेसर पे होती है, हर किस्म के स्ट्रेसर पे होती है, चाहे वो कोल्ड टेम्परेचर हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, बीमारी हो या किसी प्यारे की ना जो है वो मौत हो, मतलब कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे उसकी चाहे मौत हो। लेकिन हालांकि मुख्तलिफ स्ट्रेसर एड्रेनल हार्मोन्स का सेक्रेशंस बढ़ाती है। नॉन स्पेसिफिक का कंसेप्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस का नज़रअंदाज करती है। इसमें ना दो जो है इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। पहली जो है रीजन ये है कि कुछ स्ट्रेसर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना जो स्ट्रेसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं ना, जैसे कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स का अचानक से बढ़ जाना, इसमें ना ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कंपेयर तक जो है ना कंपेयर टू एक कम इमोशनल जो है ना स्ट्रेसर, जैसे कि टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना। इसके अलावा जो मौसम जॉन मौसम ने ये जॉन मौसम जो था, इन्होंने ना जॉन मौसम ने डिफरेंट स्ट्रेसर्स और हार्मोन्स की ना एक्सटेंसिव स्टडीज करने के बाद कंक्लूड किया कि उन्होंने ना उनके और उनके कोलीग्स ने ना कोई एविडेंस नहीं पाया कि कोई सिंगल हार्मोन हर स्टिमुलस पर नॉन स्पेसिफिक तरीके से ना रिस्पॉन्ड करती है। कुछ स्ट्रेसर्स ने ना एम्फेफ्राइन और नोरेफ्राइन्स और कोर्टिसोल्स के लेवल्स को ना इंक्रीज किया, जबकि ना दूसरे स्ट्रेसर्स सिर्फ दो हार्मोन्स को ना बढ़ाने के सबब वजह थी, दो हार्मोन्स को बढ़ाने के वजह थी। उन्होंने ना ये भी जो है वो पॉइंट आउट किया था कि सैली ने ना कि गैस मॉडल के बाद की रिसर्च से ये पता चला कि स्ट्रेसर तब ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है जब इमोशनल एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रीज़न ये है कि कोग्निटिव अप्राइजल अप्राइजल में कोग्निटिव अप्राइजल जो प्रोसेस है इसमें भी इंसान की ना साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में ना रोल प्ले करती हैं। इस बात का एक एविडेंस जो है वो कैथरीन टेनिस और मारिया कैरी ने 1985 में ना स्टडी किया था उन्होंने, और इनकी स्टडी के मुताबिक उन्होंने ना एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की कार्टिसोल लेवल के ना असेस किया था, जो कि उनके यूरिन सैंपल से ली गई थी, और ये सैंपल्स रेगुलर स्कूल डेज और अचीवमेंट्स टेस्ट डेज पर भी ली गई थी। टेस्ट डेज पर ना कोर्टिसोल का एक्सपेक्टेड इंक्रीज मिला, लेकिन सब बच्चों में नहीं। उनके ना इंटेलिजेंस से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थी। इंटेलिजेंसी टेस्ट स्कोर स्कूल से रिकॉर्ड से लिया गया था। टेस्ट डेट्स जो था टेस्ट डेज पर ना उन्होंने ना बच्चों की कोर्टिसोल लेवल्स पर जो है ना बढ़ती हुई जो अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले जो थे, लेकिन उनको उन पे टेस्ट जो था वो कोर्टिसोल लेवल देखा गया था, लेकिन लो टू एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चों में ना ये इंक्रीजिंग जो था नहीं देखा गया। इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस ये सजेशन करता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ना एकेडमिक अचीवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और इसलिए ना उन्होंने टेस्ट को ना ज़्यादा थ्रेटिंग समझा। समरी में कुछ इस तरह से बताया गया कि ये बात है कि थ्रेट के ना गैस मतलब कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम्स के ना बेसिक स्ट्रक्चर से वैलिड है, लेकिन ये गलत अज्यूम्स करते हैं कि ना स्ट्रेसर एक जैसा ना साइकोलॉजिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ना स्ट्रेस में ना शामिल करता है, सॉरी नहीं करता। लेक्चर कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी बताएं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो 20 से 25 मिनट के दरमियान हो सकते हैं, क्योंकि जो ये PSY 408 हेल्थ साइकोलॉजी है ये थोड़ा सा लेंथी है, 5 पेजेस पे मुश्तमिल है, तो मैंने हर एक चीज़ डिटेल जो है वो बतानी होती है और अपनी जान नहीं छुड़ानी होती, ना ही मैं चाहता हूँ कि आप भी जान छुड़ाएँ अपने इस कोर्स से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।